नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकाश अडियार में। इस खास सेशन में बात करते हैं करंट अफेयर को एमसीक्यू के माध्यम से। तो यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक, शेयर, कमेंट करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएँ और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख पाएँ। आज के करंट अफेयर शुरू करने से पहले आज की सबसे बड़ी मैं आपको खबर दे देता हूँ कि एएनआई के हवाले से अभी बड़ी खबर आ रही है कि तमिलनाडु में जो सैन्य हेलीकॉप्टर आज दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, उसमें सीडीएस प्रमुख विपिन रावत, उनकी वाइफ के सहित कुल 14 लोग शामिल थे। तो उसमें 13 कर्मियों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कौन सब किसका है। तो डीएनए टेस्टिंग के जरिए सभी शवों की पहचान की जाएगी। तो देखते हैं क्या होता है। बल्कि ये सैन्य हादसा जो भारत के सबसे सुरक्षित अगर हेलीकॉप्टर के अंदर हुआ है, तो उसकी जांच कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आएगी। देखें इसके बारे में क्या आता है चर्चा, तो आपको उसका अपडेट कर दिया जाएगा। देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर। निसंतान दंपत्ति के द्वारा तीसरी महिला की किराए पर कोख लेने संबंधी प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? यदि कोई हस्बैंड वाइफ हैं, उनके बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, या फिर दो महिलाएं आपस में शादी कर रही हैं, या दो पुरुष कर रहे हैं, वो चाहते हैं उनका बच्चा पैदा हो, तो उस प्रक्रिया में वो तीसरे कोख को किराए पर लेती हैं, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो आपको आंसर बता दें, इसका आंसर है सैरोगेसी। तो सैरोगेसी को असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत लाया जाता है कि सहायक प्रजनन जो है इसमें सिस्टम तंत्र, उसमें सैरोगेसी को शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें आईवीएफ, इन वर्टो फर्टिलाइजेशन, इन इंट्रावर्टो फर्टिलाइजेशन, इन दोनों इनके बारे में इन लोगों को भी इसमें शामिल किया जाता है। बस ये ध्यान रखना, जो भारत में सैरोगेसी संबंधी जो नए नियम आए हैं, वो नए नियम ये कहते हैं कि अब भारत में सिर्फ भारतीय दंपत्ति और जो एनआरआई लोग हैं, जो वो ही सैरोगेसी का फायदा ले सकते हैं। नहीं तो जो बाहर से लोग आते थे यहाँ इंडिया में, जो आपके लोगों का जैसे क्या किया उन्होंने, यहाँ के किसी औरत की उन्होंने वहाँ पे बच्चे को इम्प्लांट करा दिया, अब वो उन्होंने गैर कानूनी घोषित कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें शोषण छुपा हुआ था, इसलिए इसको कैंसिल कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, संसद में तारांकित प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न होते हैं? तो अगर आपसे ये प्रश्न आए, तारांकित प्रश्न इसको स्टार्ड क्वेश्चन माना जाता है, तो इसका आंसर होगा कि तारांकित प्रश्नों को ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके जो प्रश्न पूछता है उसको मंत्री के द्वारा मौखिक रूप से उत्तर देना होता है, और वो उसको क्या करेगा कि आप इनके बारे में अनुपूरक प्रश्न या सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ध्यान रखना कि तारांकित जो स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं, इसके अलावा क्या होता है कि अतारांकित प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों पे क्या होता है, जो भी क्वेश्चन होता है उसके बाद स्टार होना दिया जाता है, तो वो क्या हो गए, तारांकित प्रश्न हो गए। अगर स्टार नहीं बनाए तो अतारांकित प्रश्न हो गए। तो ऐसे प्रश्नों को क्या किया जाता है, जो अनस्टार्ड प्रश्न होते हैं उनको क्या होता है कि उनको मंत्री को बाद में आंसर देना होता है, लिखित में आंसर देना होता है, और आप फिर उनके अनुपूरक अनुपूरक प्रश्न या था सब क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। और प्रश्नकाल के अंत में जो अतारांकित प्रश्न उनको रखा जाता है। इसी के साथ कुछ प्रश्न अल्प सूचना के प्रश्न होते हैं, जो काफी अगर अति महत्वपूर्ण, अगर कोई मुद्दा है, लोक महत्व का मुद्दा है, तो उसको आप 10 दिन के नोट्स के अंदर रख दीजिए। तो तीसरा टाइप वो होता है, इस टाइप के प्रश्न इसमें होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि तारांकित प्रश्न वो होते हैं जिनको मौखिक उत्तर देना होता है, मंत्री को तुरंत देना होता है। आप उनसे अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं जो लोक महत्व के हों। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के 4 धामों का नाम बताइए। तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, कभी इसका आंसर मैं बता दूंगा, बाकी आप जो देश के 4 धाम हैं उनको आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने लोग उसमें क्लियर आंसर दे पाते हैं। तो उत्तराखंड के 4 धामों के नाम है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ठीक है, तो इन 4 नामों का क्या हुआ है, इन और इनमें क्या किया जा रहा है प्रेजेंट टाइम में, यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी के द्वारा इनको आपस में जोड़ा जा रहा है, यमुनोत्री को, गंगोत्री को, केदारनाथ और बद्रीनाथ को। और ये सारे क्या करेंगे, जो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है उसमें एक सेंटर पॉइंट होगा, जिससे क्या होगा कि जो चाइना की जो बॉर्डर है, भारत चीन सीमा, वो देहरादून मेरठ से लिंक हो जाएगी, इसलिए सामरिक महत्व के लिए इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आईपीसी अर्थात इंडियन पीनल कोड की किस धारा का संबंध देशद्रोह से? काफी चर्चा में रहता है कि इसके खिलाफ देशद्रोह के मुकदमा दर्ज हो गया है। तो ध्यान रखिए, इसका आंसर है धारा 124 है। धारा 124 है देशद्रोह से संबंधित है। अगर देशद्रोह की बात की जाए तो इसके अंतर्गत यदि कोई इंसान अपने बोलने से या फिर दृश्य दिखाकर, प्रदर्शन कर कर, अन्य कुछ भी तरीके अपनाए जिस जो कि सरकार के खिलाफ घृणा फैलाएं, अवमानना फैलाएं, उत्तेजना फैलाएं, या फिर लोगों को भड़काने का कार्य करे, तो उसके अंतर्गत क्या होता है, उनको देशद्रोह के अंतर्गत उनको मुकदमा दर्ज किया जाता है। अगर देखें देश में सबसे अधिक देशद्रोह के मुकदमे कहाँ दर्ज किए गए नंबर है, फिर बिहार है, फिर तमिलनाडु है, फिर उत्तर प्रदेश है। और इसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि देशद्रोह को अभी आप इनकी जो डेफिनेशन है उसको क्या करिए, आप स्पष्ट रूप से करिए, क्योंकि कहीं ना होता है कि ग्रे एरिया होने के चक्कर में कहीं ना कहीं सरकार इसको मनमानी तरीके से कहीं किसी के ऊपर लगा देती है, तो उसको सही से किया जाए। आज का अगला प्रश्न है कि हांगकांग में चीन द्वारा किस प्रकार का शासन किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा आपका एक देश दो तंत्र, अर्थात वन कंट्री टू नेशन वाला यहाँ पे सिस्टम चल रहा है। वन कंट्री टू नेशन वाला सिस्टम केवल हांगकांग में नहीं है, कहीं कहीं आप देखिए तिब्बत में भी ऐसे देखने को मिलता है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, इस टाइप के जो
सिस्टम होता है उसमें होता क्या है, जो मुद्रा है, वहाँ की करेंसी कौन सी रहेगी, आर्थिक उनकी जो रूपरेखा क्या रहेगी, उनकी पॉलिसी क्या रहेगी, या फिर वहाँ के लॉ क्या रहेंगे, वो सारे क्या करते हैं जो स्थानीय देश है वो डिसाइड करता है। लेकिन रक्षा और जो कूटनीति है अर्थात डिप्लोमेसी, दूसरे देशों से संबंध आपके कैसे रहेंगे, उनका डिसीजन क्या किया जाता है, बीजिंग के द्वारा लिया जाता है। इसलिए इसको वन कंट्री टू नेशन वाला सिस्टम इसमें माना जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है, क्यू टिसुका सचिक रूम ये क्या है, ठीक है। क्यू टिसुका सचिका रूम क्या है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये क्या है, एक तरीके का समुद्री सरीसृप है। तो अभी क्या हुआ, अभी हाल ही में इसकी खोज की गई है, इस और इसकी जो खोपड़ी जो इसका सर होता है लगभग मछली जैसी दिखाई पड़ती है आपको, क्यू टिसुका जो वाली जो बात है इसमें। तो अगर बेसिकली इसमें बात की जाए कि इसकी जो खोपड़ी होती है, इसमें खासियत क्या है कि जो खोपड़ी होती है वो लगभग कितनी होती है, 1 मीटर तक की होती है इसकी खोपड़ी। अगर इसमें ये बात आ जाए आपकी कि इसका सर कितना होता है, 1 मीटर का होता है, और उसमें क्या है कि जो इत्सियोसोर की जो अंतिम जीवी जो प्रजातियां हैं उनमें से एक ये है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आपसे प्रश्न ये आएगा कि क्यों उसका सच का रूम क्या है, तो आप देखिए समुद्री सरीसृप है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि लगातार आजकल नागालैंड और मणिपुर वहां चर्चा में बने हुए हैं, तो आपसे क्वेश्चन ये है कि मणिपुर की राजधानी का नाम क्या बताइए। तो मणिपुर की जो राजधानी है तो उसका आंसर क्या होगा आपका, इम्फाल। अगर इसके साथ और देशों की और राज्यों की बात करें तो सेवन सिस्टर प्लस वन अर्थात सिक्किम, इनकी राजधानी की बात करें तो सिक्किम की राजधानी गैंगटोक है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, असम की राजधानी गुवाहाटी है, मणिपुर की आपकी वहाँ पे सॉरी नागालैंड की वहाँ पे कोहिमा है, मिजोरम की आइजोल है, त्रिपुरा की अगरतला है, और मेघालय की शिलोंग है। इस टाइप की वहाँ पे राजधानियाँ हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में भारत रूस शिखर सम्मेलन स्टैम्प हुआ है और व्लादिमीर पुतिन यहाँ पे आए हुए हैं, मोदी जी से उन्होंने मुलाकात की है। तो ये सम्मेलन किया है वो किस क्रम का यानी किस नंबर का सम्मेलन है, तो इसका आंसर होगा 21वां ये शिखर सम्मेलन है। और इसी शिखर सम्मेलन में क्या किया गया, 6,000 रुपए तक की यहाँ पे डील की गई है, जिसमें न केवल आतंकवाद का वित्त पोषण को रोकने के लिए अफगानिस्तान में अपनी सामूहिक रणनीति बनाने के लिए बात की गई है, बल्कि कहीं ना कहीं आपसी जो उनके हथियारों का आयात निर्यात होता है उसके बारे में, और जो मैरीटाइम जो कनेक्टिविटी की बात की जा रही है, चाहे उत्तर दक्षिण गलियारे कनेक्टिविटी की बात हो या फिर चेन्नई से लेकर व्लादिवोस्तोक की कनेक्टिविटी की बात हो, इस सब पर इसमें चर्चाएं हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, 2+2 वार्ता किन मंत्रियों द्वारा की जाती है। इस टाइम करंट अफेयर में इसलिए है क्योंकि अभी रशिया के साथ हुई, इससे पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान के साथ कर रखे हैं। तो ध्यान रखिएगा 2+2 जब वार्ताएं होती हैं यानी 2 मंत्री इधर होते हैं, 2 मंत्री सामने वाले होते हैं, वो कौन से 2 मंत्री होते हैं यहाँ पे, तो रक्षा और विदेश मंत्री 2+2 मंत्रियों के द्वारा इनमें वार्ता की जाती है। तो आंसर क्या होगा, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्री इसमें आपस बात करते हैं। तो इस टाइम अगर प्रेजेंट टाइम देखें, भारत के रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह जी हैं, और विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद हैं। इन लोगों ने आपस में वहाँ पे बातें की हैं। अगला क्वेश्चन है, कैम्पा फंड अर्थात कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन एंड मैनेजमेंट प्रिवेंशन एक्ट किससे संबंधित है। तो अगर इसका आपको फुल फॉर्म भी पता होगी तभी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो कैम्पा जो फंड है वो वन संरक्षण के लिए जो क्षतिपूर्ति फंड है उसके लिए इसको निर्धारित किया गया है। इसमें क्या होता है, जब भी कोई नए प्रोजेक्ट लाए जाते हैं और वन क्षेत्रों को काटा जाता है तो उनके द्वारा क्या किया जाता है, जितना वन क्षेत्र काटा गया है उतना वो क्षतिपूर्ति देते हैं, जिससे क्या हो कि वो वन क्षेत्र खरीद के एक एरिया उन्हें दें, वहाँ पर क्या हो उन वनों की लागत का वो रुपया पूरा देते हैं, और वहाँ पे उस क्षेत्र का जमीन का रुपया और वन लगाने का रुपया देकर वहाँ पे नए वन उपजाए जा सकें। यदि कंपनियां ऐसा करने में असमर्थ होती हैं तो उसका डबल रुपया वो देती हैं, जिससे कि आगे चल के वहाँ जमीनें खरीदी जा सके, वहाँ पे क्या किया जा सके, वनों को डेवलपमेंट किया जा सके, जिससे क्या हो कुल मिलाकर आपको जो वन के जो प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं कम ना हो। अगला क्वेश्चन है, ग्रेटर टिपरा लैंड की जो मांग की जा रही है वो किसके द्वारा की जा रही है, तो आपको बता दें जो ग्रेटर टिपरा लैंड की मांग है वो बेसिकली क्या है, त्रिपुरा राज्य में यहाँ पे लगातार मांग चल रही है अलग राज्य का दर्जा देने की। तो इसका आंसर होगा वहां पे किसने मांग स्टार्ट की, तो इसका आंसर है इंडिजिनस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा अर्थात IPFT के द्वारा उसकी मांग की जा रही है। ये न केवल त्रिपुरा के अंदर एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, असम है, मिजोरम है, चटगांव है, बंदर वन है वहाँ पे, इसके अलावा जो बांग्लादेश के कुछ वहाँ पे जो लगे हुए जो वहाँ पे क्षेत्र हैं उन सबको शामिल करते एक नया ग्रेटर ट्रिपल लैंड बनाने की मांग इनके द्वारा की जा रही है। किससे, इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा इन्होंने मांग की। बाकी यहाँ पे जो क्षेत्रीय जो यहाँ पे पार्टियां वो भी इसके साथ हो ली हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब सपा देश के कितने राज्यों में लगाया जाता है। तो अब सपा के पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए है कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की अर्थात जो आर्म्ड सशस्त्र बल हैं उनको क्या होता है, स्पेशल जो उनको शक्तियां प्रदान कर दी जाती हैं। तो इसका आपका आंसर तो 6 राज्यों में लगाया जाता है। 6 राज्य कौन कौन से हैं, जम्मू कश्मीर है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मेघालय है, ठीक है। इस टाइम चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि मणिपुर में क्या हुआ था, कुछ स्थानीय नागरिक क्या कर रहे थे, खदानों से लौट के आ रहे थे, तो वहाँ पर जो वहाँ की पुलिस थी उनको ये खबर, जो वहाँ की आर्म फोर्स उनको ये खबर मिली कि यहाँ पे कुछ
आतंकवादी संगठन समूह जा रहे हैं, तो उन्होंने उन पे फायरिंग कर दी, तो 6 लोग मारे गए। जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो फिर उनसे मुठभेड़ हुई, तो उसमें 7 और मारे गए। इसलिए क्या हुआ, वहाँ पर अशांति फैल गई है, इसलिए चर्चा का बहुत केंद्र बना हुआ है। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने, बाकी अन्य रिपोर्टर ने ये बात बोली है कि आप इसको हटा दीजिए। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक, जिसको इंटरनेशनल बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट कहा जाता है, इसका कार्यालय कहाँ पर, ध्यान रखना। ये 62 सदस्यीय एक बैंकों का समूह है, जिसमें क्या होता है, सभी जो केंद्रीय बैंक हैं उनका ये मेन हेड के रूप में कार्य करता है, BIS, और इसकी स्थापना 1930 में की गई थी। ये कहाँ पर है, ये बेसल है, स्विट्जरलैंड देश के अंदर, उस स्थान पर ये उसका इनका सेंटर है, और वहाँ पे इसको कार्यालय के द्वारा ये कार्य करता है, और पूरे एक रूपता बनाने के लिए और मानकीकरण स्पष्ट करने के लिए ये वहाँ पे स्थापित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यवसाय एवं व्यापार की स्वतंत्रता, अर्थात आप फ्री रूप से आप कोई भी आप अपना बिजनेस कर पाएं, इसको फ्रीडम मिलने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपको एक गारंटीकृत मौलिक अधिकार प्रदान करता है? क्योंकि अभी हाल ही में बोला है कि कुछ चीज़ों पर निर्यात को हमने रोक लगाई थी, जिससे क्या हो, अपनी PPE की जो किट्स थी वो देश के अंदर उनकी आपूर्ति कर सकें। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि ये उनको व्यवसाय और व्यापार की स्वतंत्रता है, तो वो बाहर भेज सकते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, कुछ अभूतपूर्व स्थितियों में ये चीज़ें वहाँ पर क्या होती है, उन्हें प्रतिबंध लग जाते हैं। तो इस टाइप का मौलिक अधिकार आपको किस अनुच्छेद से मिलता है? अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत आपको मिलता है। इसमें न केवल आपको व्यवसाय और व्यापार की स्वतंत्रता मिलती है, बल्कि स्वतंत्र बोलने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, सम्मेलन का अधिकार, शांतिपूर्ण आप कोई भी वहाँ पर धरना करिए, उसका अधिकार आपको इसके तहत मिलते हैं। 19 के तहत उसमें ये शामिल है, स्वतंत्र रूप से व्यवसाय और व्यापार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर उनका आपने जो भी आंसर्स थे कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे एक नए सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा DR के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई को करते रहिए। थैंक यू।